कल हम पढ़ रहे थे, मैं डॉक्टर गुलाब चंद मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसआरपी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बांदीकुई। कल हम बात कर रहे थे सरकार के अंग व्यवस्थापिका के बारे में। सरकार क्या है, व्यवस्थापिका का मीनिंग, डेफिनेशन, व्यवस्थापिका का महत्व, व्यवस्थापिका कार्य के बारे में बात कर रहे थे। आज हम बात करेंगे व्यवस्थापिका संगठन की दृष्टि से दो तरह की हो सकती है, एक सदनात्मक, द्विसदनात्मक। आज देखेंगे व्यवस्थापिका का संगठन। व्यवस्थापिका का संगठन दो रूपों में किया जा सकता है। व्यवस्थापिका का या तो एक सदन हो सकता है या दो सदन। और लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के प्रारंभ में अधिकांश देशों में एक सदनात्मक व्यवस्थापिका ही थी, किंतु बाद में अनुभव किया गया कि प्रथम सदन की शक्ति पर अंकुश रखने और प्रथम सदन द्वारा किए गए कार्य पर पुनर्विचार करने के लिए व्यवस्थापिका के दो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका होनी चाहिए। वर्तमान समय में कुछ छोटे देशों को छोड़कर प्राय सभी महत्वपूर्ण देशों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका विद्यमान है। व्यवस्थापिका एक सदनात्मक होनी चाहिए, द्विसदनात्मक, ये प्रश्न डिबेटेबल रहा है, विवादग्रस्त रहा है और आज भी इस प्रश्न पर भिन्न भिन्न विचार व्यक्त किए जाते हैं। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के पक्ष में तर्क। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के पक्ष में प्रमुख रूप से निम्न युक्तियाँ दी जाती है। प्रथम सदन की मनमानी पर रोक। ये सामान्य तथ्य है कि शक्ति भ्रष्ट करती है और बिना किसी प्रतिबंध की दी हुई शक्ति मनुष्य को नितांत भ्रष्ट कर देती है। व्यवस्थापिका अत्याचारी, भ्रष्ट और स्वेच्छाचारी न होने पाए, दो सदन होना आवश्यक है। गार्नर के शब्दों में इस प्रकार द्वितीय सदन की विद्वानता, स्वतंत्रता की गारंटी व कुछ सीमा तक अत्याचार से सुरक्षा भी है। दूसरा जो है द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के पक्ष में तर्क देने वाले विद्वानों का, दूसरा है अविचारपूर्ण कानून निर्माण पर रोक। दूसरा सदन पहले सदन की जल्दबाजी, कुविचारपूर्ण कानून पर रोक लगाने का सर्वाधिक प्रभावशाली साधन है और जनता के प्रतिनिधि भावुक, क्रांतिकारी और अव्यवहारिक होते हैं। अनेक बार वो ऐसे क्रांतिकारी कानून बनाने के लिए उद्धत हो जाते हैं जिससे लाभ के स्थान पर हानि अधिक होती है। द्वितीय सदन इस प्रकार के अविचारपूर्ण कानून पर रोक लगाकर अत्यंत उपयोगी कार्य करता है। और दूसरे सदन की उपयोगिता बताते ब्लिंडसले ने कहा कि दो आंखों की अपेक्षा चार आंखें सदा अच्छा देखती हैं और विशेषतः जब किसी प्रश्न पर विभिन्न दृष्टिकोण से विचार करना आवश्यक हो। तीसरा, सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व। प्रथम सदन के शक्तिशाली राजनीतिक दलों से संबंधित विभिन्न मध्यम वर्ग के सदस्यों को ही प्रतिनिधित्व प्राप्त हो पाता है। चौथा है कार्य विभाजन से लाभ। जन कल्याण का राज्य के विचार को अपना लेने के कारण वर्तमान समय में व्यवस्थापिका के कार्य बहुत अधिक बढ़ गए और व्यवस्थापिका के दो सदन होने पर बड़े हुए कार्यों का विभाजन किया जा सकता है। इससे व्यवस्थापिका की कार्य क्षमता बढ़ जाती है। वो विधेयक जिन पर विशेष मतभेद नहीं होता पहले द्वितीय सदन में पेश किए जा सकते हैं। प्रथम सदन अपना ध्यान अधिक महत्वपूर्ण समस्याओं की ओर केंद्रित कर सकता है। पांचवा, जनमत निर्माण में सहायक। विधेयक के निम्न सदन के पास हो जाने के बाद उच्च सदन में पास होने में समय लगता है। उच्च सदन विधेयक पास करने से पूर्व जनता को विधेयक के बारे में सोचने विचारने के लिए समय देता है। सामान्य जनता, राजनीतिक दल और प्रेस इस प्रस्तावित विधेयक पर अपने विचार व्यक्त कर सकता है। छठी है स्वतंत्रता की रक्षा का साधन। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका जनता की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। इन नीतियों में संतुलन स्थापित करती है और अल्पसंख्यकों की रक्षा करती है और लॉर्ड एक्टन ने दूसरे सदन की स्वतंत्रता की रक्षा का सबसे प्रमुख साधन माना। सातवां, कार्यपालिका की स्वतंत्रता में वृद्धि। गेटिल कहना है कि दो सदन एक दूसरे पर रुकावट का कार्य करके कार्यपालिका को अधिक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं और अंत में से लोकहित की बढ़ोतरी होती है। कई बार मंत्रियों को अपनी सही नीति के लिए प्रथम सदन में पर्याप्त समर्थन नहीं मिल पाता। ऐसी स्थिति में यदि उन्हें द्वितीय सदन में पर्याप्त समर्थन मिल जाए तो उनकी स्थिति काफ़ी मजबूत हो जाती है। आठ बात है अनुभवी लोगों का सदन। यदि इंग्लैंड, अमेरिका, भारत, कनाडा आदि देशों में उच्च सदनों पर दृष्टि डाली जाए तो स्पष्ट होता है कि इन देशों के उच्च सदनों के सदस्य राजनीतिक दृष्टि से बहुत अधिक अनुभवी थे और ये अनुभवी व्यक्ति राजनीति में परिपक्वता, गंभीरता, आवश्यक अंतरता का प्रवेश कराता है। देश को अपने अनुभव से लाभान्वित करते हैं। अनुभवी व्यक्तियों की सेवाएं प्राप्त करने का अवसर द्वितीय सदन के पक्ष में एक प्रभावशाली कारक है। संघ राज्य के में जो विभिन्न इकाइयाँ होती है उसमें क्षेत्र और जनसंख्या की दृष्टि से बहुत अधिक अंतर होता है। ऐसी परिस्थिति में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के द्वारा प्रथम सदन में जनसंख्या के आधार पर
और दूसरे सदन में इकाई की समानता के आधार पर प्रतिनिधित्व प्रदान होता है। इस प्रकार संघ की सभी इकाइयों को संतुष्ट रखा जा सकता है और छोटी इकाइयों के हितों की रक्षा संभव होती है। ऐतिहासिक अनुभव उपयुक्त सभी तर्कों के अतिरिक्त ऐतिहासिक अनुभव भी अधिकतर दूसरे सदन के पक्ष में। इंग्लैंड में गृहयुद्ध के पश्चात क्रॉमवेल के समय 1549 से 60 और अमेरिका में 1777 से 1787 तक व्यवस्थापिका का एक ही सदन था। फ्रांस में भी कुछ समय के लिए एक सदनीय विधानमंडल को अपनाया गया, किंतु इन सभी देशों में एक सदनीय विधानमंडल का प्रयोग असफल रहा। इस कारण आज एक सदनीय विधानमंडल की कोई बात नहीं करता। अब देखें द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के विपक्ष में तर्क। दो सदनों वाली व्यवस्थापिका के पक्ष में व्यक्त किए गए विचारों में अनेक विद्वान सहमत नहीं हैं और वो एक सदन वाली व्यवस्थापिका को श्रेष्ठ मानते हैं। निम्नलिखित तर्कों के आधार पर दो सदनों वाली व्यवस्थापिका का विरोध किया। पहला जो विरोध है वो है द्विसदनात्मक व्यवस्था अलोकतांत्रिक। ऐसा माना जाता है कि प्रभुसत्ता विभाज्य होती है और लोकतंत्र के आधारभूत सिद्धांत है कि प्रभुसत्ता जनसाधारण निवास करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि सर्वसाधारण जनता द्वारा निर्वाचित एक सदन ही सर्वसाधारण की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकता है और दूसरा सदन अलोकतंत्री होता है। प्रसिद्ध फ्रांसीसी लेखक एबेसीज ने लिखा कि किसी भी विषय पर लोकमत एक ही हो सकता है, दो नहीं। इसलिए जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक ही सदन होना चाहिए, दूसरे सदन की आवश्यकता नहीं। वो आगे लिखते हैं, यदि दूसरा सदन पहले का विरोध करता है तो दुष्ट है और यदि सहमत हो जाता है तो व्यर्थ है। दूसरा रूढ़िवादिता का गढ़, क्योंकि द्वितीय सदन के सदस्य आयु में अपेक्षाकृत बड़े होते हैं और उनके द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन, मनोनयन, उत्तराधिकार के आधार पर अपना पद प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए वो रूढ़िवाद का गढ़ बन जाता है और देश में प्रगतिशील सुधार करने के इच्छुक प्रथम सदन के मार्ग में रुकावट डालता है। द्वितीय सदन के आलोचकों का विचार है कि ऐसे रूढ़िवादी और निस्वार्थ वाले तत्वों को प्रतिनिधित्व देने का परिणाम देश का हित ही होता है। द्विसदनीय प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक विधेयक पर दो बार विचार होता है, जिसका अर्थ है कि समय की क्षति और राजकोष पर अनावश्यक बोझ। जब एक सदन द्वारा ही व्यवस्थापन कार्य संपन्न हो जाता है तो दूसरे सदन का अस्तित्व स्वतः ही धन का अपव्यय। चौथी है संगठन की समस्या। दूसरे सदन का इस कारण विरोध किया जाता है कि द्वितीय सदन के संगठन के विषय में कोई भी एकमत नहीं है। संगठन संबंध में असहमति स्वतः इसके विरुद्ध एक तर्क है। व्यवहार में दो सदनों की व्यवस्था वाले देशों में समस्या उत्पन्न हुई है। इंग्लैंड के हाउस ऑफ लॉर्ड्स को सदैव संगत कहा जाता है, क्योंकि कुलीन वर्ग को छोड़कर किसी का प्रतिनिधित्व नहीं करता। कनाडा में उस सदन के सदस्यों को मनोनीत करने की पद्धति अपनाई गई और इसके विरुद्ध भी गंभीर आपत्ति प्रकट की जाती है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन एक बार भ्रष्टाचार कांड बन जाता है। यदि प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर दूसरे सदन का निर्माण किया जाए तो पहले सदन का ही दूसरा रूप हो जाएगा। दोनों सदनों की शक्तियों की दृष्टि से दोनों सदनों की व्यवस्था तीव्र आलोचना का विषय है। दूसरा सदन अनावश्यक है। पांचवी जो बात कहते हैं आलोचक, वो इस बात को कहते हैं कि दूसरा सदन अनावश्यक है क्योंकि आवेश और जल्दबाजी से निर्मित कानून पर रोक लगाने के लिए द्वितीय सदन आवश्यक है और वर्तमान समय में एक सदन द्वारा स्वीकृत कानून न तो को विचारित होता है और न ही जल्दबाजी का परिणाम। प्रत्येक प्रस्ताव विवाद और विश्लेषण की लंबी प्रक्रिया को पार करने के बाद ही कानून बन जाता है। पहले सदन की शक्ति पर अनावश्यक रोक लगाने का कार्य करता है। दोनों सदनों में संघर्ष का ऐसा देखा गया कि व्यवस्थापिका के दो सदन होने पर दोनों सदनों में लगभग गतिरोध बना रहता है, जिस शासन व्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। अमेरिकी संविधान सभा के एक सदस्य बेंजामिन फ्रैंकलिन का विचार है कि दो सदन रखना ठीक ऐसा ही है जैसे एक गाड़ी के दोनों तरफ घोड़े जोत दीजिए और वो विरुद्ध दिशा में जाने का प्रयत्न करें। सातवीं जो बात है, अल्पमतों को प्रतिनिधित्व देने तो संतोषजनक प्रबंध संभव। द्वितीय सदन के आलोचक कहते हैं कि ये जरूरी नहीं कि अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने के लिए दूसरे सदन की व्यवस्था की जाए। अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने के लिए संविधान दूसरे उपाय किए जा सकते हैं। जिस तरह भारतीय संविधान में अगले भारतीय समुदाय, अनुसूचित जातियों, जनजातियों के लिए जनवरी तक स्थान आरक्षित रखे गए। संघ राज्य के लिए आवश्यक नहीं। आलोचकों का संघ राज्य के लिए दूसरे सदन का अस्तित्व न तो उपयोगी है और नहीं आवश्यक है और व्यवहार में देखा गया दूसरे सदन के सदस्य
इकाइयों को प्रतिनिधित्व करने के बजाय उन राजनीतिक दलों को प्रतिनिधित्व करते हैं जिनकी सहायता से निर्वाचित होते हैं, और दलीय अनुशासन के कारण ऐसा करना आवश्यक होता है। लास्की ने लिखा कि ये गलत है कि संघ की रक्षा के लिए दूसरे सदन को प्रभावशाली गारंटी है। संघ की इकाइयों के हितों की रक्षा वस्तु तो वैधानिक संरक्षणों को स्वतंत्र न्यायपालिका द्वारा हो सकती है, दूसरे सदन के अस्तित्व के द्वारा नहीं। द्विसदनात्व व्यवस्थापिका दो सदनों व्यवस्था इस प्रकार की आलोचना को होते हुए वर्तमान समय में प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र के लिए द्विसदनात्मक विधानमंडल नितांत आवश्यक है, और निसंदेह रूप से कहा जा सकता है कि द्वितीय सदन पूर्णतः जागरूकता के साथ प्रथम सदन द्वारा पारित किए विधेयकों पर पूर्ण विचार करे तो लोकप्रिय सदन जल्दबाजी मनमानी पर उपयोगी आवश्यक प्रतिबंध लगा सकता है। नेक्स्ट, थैंक यू।